हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो आइए हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी, यानी क्लास 8 की एनसीईआरटी हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि मुख्य रूप से उसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, यानी मुख्य रूप से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान, ये हम लोग कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग पीछे 2-3 क्लास कवर किए हैं और आज और कल लगभग 1-2 क्लास और लगेगा और पूरा आपका जो है क्लास 8 में जो फिजिक्स से रिलेटेड हुए जो तथ्य दिए हुए हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है सुटेबल रहेगा, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो अभी हाल ही में पेपर्स हुए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस वाला हो, चाहे बिहार पीसीएस का हो, चाहे और भी अनदर जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल होता है। तो साइंस का ज़्यादातर जो मेजर पोर्शन जो है, मेजर जो क्वेश्चन है, वो कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे एनसीईआरटी पे, जिसमें आज हम लोगों का क्लास रहेगा इलेक्ट्रिसिटी पे। ठीक, तो चलिए जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाइए और शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि हम लोग शुरू करें अपने क्लास को। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। तो क्या है पहला, क्या दिया हुआ है, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं। अब देखिए, चालन, विद्युत का चालन क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें इलेक्ट्रिक जो है, या यानी जिसमें जो विद्युत है वो आसानी से गमन करे, आसानी से चल जाए, वह क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी उसे चालन कहा जाता है। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये पूछ रहा है क्या द्रव जो है वह चालन करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे आपको दो फिगर दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, एक सुचालक है और एक हीन चालक है। ठीक है, एक हीन चालक दिखाई दे रहा है, एक आपको सुचालक दिखाई दे रहा है, यानी एक मतलब गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है। तो जो गुड कंडक्टर है, जो सुचालक है, उसमें आप देखे होंगे ये टेस्टर है। अब यहाँ पे इसको ऐड ऑन किया गया है, यहाँ पे तार, यहाँ से बल्ब गया है, यहाँ से बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ से इसको बल्ब को जोड़ा गया है। देखिए बल्ब क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको समायोजित करने पे यह बल्ब प्रकाशित हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा था। अब विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो रहा होगा जब इसमें से विद्युत धारा होके जा रही होगी। अगर विद्युत धारा इसमें होके नहीं जाती तो नहीं प्रवाह होता। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो दिखाई दे रहा था, यह विद्युत का, यानी जो टेस्टर जहाँ पे जोड़ा गया था, जो लोहा था, यह जो आयरन था, यह विद्युत धारा का क्या था, सुचालक था। सुचालक था का मतलब आसानी से विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो गई। लेकिन हीन चालक में देखिए, अगर इसी तार को हम लोहे के बजाय उसकी जो प्लास्टिक लगी होती है उस पे जोड़ें और तब ऐसे बैटरी में जोड़ा जाए, तब क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। यानी तार तो वही था, बैटरी तो वही थी, बैटरी देखिए सेम है, तार भी सेम है, बल्ब भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं जला। उसका कारण क्या रहा कि यह जो था स्थिति, यह गुड कंडक्टर की थी और यह स्थिति बैड कंडक्टर की थी। अर्थात जो प्लास्टिक है वह उसमें विद्युत धारा का सुचालन, यानी विद्युत धारा का चालन नहीं हो सकता है, यानी प्लास्टिक में विद्युत धारा गमन नहीं कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही देखे होंगे जो तार आते हैं उस पे प्लास्टिक का एक लेदर चढ़ा होता है, जिसको पीवीसी कहा जाता है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीवाइलिन क्लोराइड। जैसे केबल आप देखे होंगे ना, तो केबल पे देखिए ऐसे ब्लैक रंग का एक चादर जैसे प्लास्टिक रूप जो है चढ़ा होता है, वो क्या होता है, यही पीवीसी होता है। ठीक, तो क्या होता है, वह हीन चालक होता है। हीन चालक होने के कारण ही उसको लगाया जाता है, ताकि विद्युत धारा का जो है प्रभाव है वो ना पड़े, यानी उससे कोई हानि ना हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे देखिए क्या है, दोनों सिरों के बीच द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने से देता है, तो संपरीक्षी का परिपथ पूरा हो जाता है। यानी देखा जाए कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होगी तो यह बल्ब दीप्त हो जाता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो यह मुख्य रूप से बल्ब दीप्त नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोग देखें कि कब दीप्त होगा, कब जलेगा, जब विद्युत धारा जाएगी। अब विद्युत धारा जाएगी कब, जब विद्युत का असली सुचालक होगा, मतलब विद्युत धारा आसानी से जिसमें प्रवाह हो सके, ऐसा कोई मुख्य रूप से परिपथ हो तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा। और ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, यानी नहीं हो रहा होगा, मतलब विद्युत धारा उसमें नहीं जा सकती, वो बैड कंडक्टर है। ठीक, इस चीज को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है यहाँ पे। आगे चलिए, आगे आपको दिया हुआ है
विद्युत धारा के बहुत दुर्लभ होने पर भी चुंबकीय सुई में विक्षेप देखा जा सकता है। यानी विद्युत धारा बहुत आम रूप से चले, बहुत मतलब नॉर्मल भी चले, तभी आप चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय सुई को उसके पास लेके जाएंगे, तभी भी उसमें विक्षेप आपको देख सकते हैं। अब कहेंगे विक्षेप ऐसा क्यों देखा जाए? क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो चुंबक होता है उसमें एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि जब समान ध्रुव आपस में मिलते हैं तो वह क्या होता है? प्रतिकर्षित होता है, विक्षेपित होता है। लेकिन विपरीत ध्रुव जब आसपास आते हैं तो वह उसमें आकर्षित कर लेता है, एक दूसरे को जकड़ लेता है, खींच लेता है। ठीक है, तो अब कहेंगे कि तो क्यों ये विक्षेपित हो रहा है? क्योंकि विद्युत धारा चूंकि प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होने से वहां पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, और वह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा तो जहां तक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो जा रही होंगी, वहां तक उस क्षेत्र में अगर कोई चुंबक आ रहा है तो उसको क्या करेगी? विक्षेपित करेगी, क्योंकि उसका ध्रुव जो है वो क्या है? समान है, तो उसको क्या कर देगी? विक्षेपित कर देगी। इससे क्या मुख्य रूप से पहचान मिला कि हाँ, जो विद्युत परिपथ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहित होता है वह भी उसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा भी क्या करती है? मुख्य रूप से किसी परिपथ में विद्युत चुंबक का कार्य करती है। ठीक, ये सारी चीज समझ सकते हैं। आगे देखिए, जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जो आसुत जल होता है उसमें नमक जब घोला जाए, या नमक घुला हुआ जो जल है वह विद्युत धारा का अच्छा चालक है, यानी गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या है? गुड कंडक्टर है, अच्छा चालक है। ठीक है, तो विद्युत धारा का अच्छा चालक क्या है? अगर आसुत जल में नमक घोल दिया जाए तो ये पूछा जा सकता है विद्युत धारा का अच्छा चालक है कि नहीं है? तो विद्युत धारा का अच्छा चालक है, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि नमक आप देखे होंगे NaCl होता है, उसमें आवेश हो जाएगा। ठीक है, आवेश हो जाएगा तो आसानी से आवेशों का क्या होगा? प्रवाह होगा। ठीक, आगे देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, इसको देखिए। तो इसके लिए आप देखेंगे कि सन 1800 में एक ब्रिटिश रसायनज्ञ था जिसका नाम था विलियम निकलसन। इसको याद रखिएगा, क्या नाम था इसका? विलियम निकलसन। इसने दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड में जल डूबे हों, अब इलेक्ट्रोड में जल डूबे हों का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, थोड़ा सा देखिए। इलेक्ट्रोड में जल डूबे हों, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि सपोज दैट ये बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है, और बैटरी में देखे होंगे एक तरल पदार्थ होता है, कोई चाहे H2SO4 होता है, चाहे कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, यही होता है, यही दो चीजें होती हैं। तो ये तरल पदार्थ भरा होता है। अभी तरल पदार्थों में आप देखे होंगे कि दो छड़ें होती हैं, एक ऐसे यहाँ पे और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड की छड़ें होती हैं। अब ये इलेक्ट्रोड की छड़ों में एक प्लस का यानी धनावेशित कण का व्यवहार करता है, एक माइनस का यानी ऋणावेशित कण का व्यवहार करता है, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव का व्यवहार करता है, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है इसमें, तभी तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ये आप देखे होंगे। तो उसी की बात किया जा रहा है कि यह विलियम निकलसन जो था वो क्या बताया था कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, यह जल में डूबे हैं, जैसे ये जल में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तथा उसके द्वारा बिलियन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, किसी बिलियन से यहाँ से विद्युत धारा अगर प्रवाहित की जा रही है विद्युत धारा, तो क्या होता है? ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होता है। तो उसमें क्या होता है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए कि इस इलेक्ट्रोड को, यानी कहा जा रहा है कि ये कौन सा वैज्ञानिक था, पहले याद रखिएगा, विलियम निकलसन। इसने कहा था कि जब किसी जल में इलेक्ट्रोड को आप डुबे हुए हों और तब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, मतलब इसमें कहीं से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित कीजिए। बैटरी से ऐसा प्रयोग करके देखिएगा। ठीक है, नहीं तो सावधानी नहीं रहेगी तो दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक पात्र लीजिए, पात्र में दो इलेक्ट्रोड लीजिए और उस इलेक्ट्रोड में एक प्लस एक माइनस वाला जोड़ दीजिए और पानी उसमें ले लीजिए, जल ले लीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे इलेक्ट्रिक धारा प्रवाहित कीजिए, खासकर बैटरी से देखिए, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है बैटरी से देखेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। तो उसमें आप देखेंगे कि क्या होगा, यहाँ पे जल, चूंकि जल में क्या होता है? H2O होता है, H2O होता है, तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बुलबुले आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ेंगे, धन वाले से ऑक्सीजन वाला जाके जुड़ जाएगा, और जो हाइड्रोजन का बुलबुला होगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड पे यानी माइनस वाले इलेक्ट्रोड पे जाके हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। अब ऐसा आप कहेंगे क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि जो ऑक्सीजन है उस पर ऋणावेशित होता है वो, और जो हाइड्रोजन होता है वो धनावेशित होता है। तो धनावेशित किधर आकर्षित होगा? ऋणावेशित की ओर। ऋणावेशित किधर आकर्षित होगा? धनावेशित की ओर। ठीक है, अब याद रहेगा। तो ऐसा ये प्रयोग करके देखा था, जिसका नाम क्या था? विलियम निकलसन। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला क्या है?
विद्युत लेपन। अब देखिए विद्युत लेपन क्या होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लें हम लोग कि विद्युत लेपन होता क्या है। विद्युत लेपन देखा जाए, ठीक है, तो विद्युत लेपन को अगर देखा जाए तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत अगर निक्षेपित कर किया जाए तो उस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि किसी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो, और उस पे अगर उस पे देखा जाए कि किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया, यानी कोई धातु का लेप चढ़ा दिया जाए, तो उस तरह के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत लेपन कहा जाता है, उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। अब इससे क्या होता है, विद्युत धारा का एक मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे से देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, उसमें धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत विलोपित करने से क्या होता है, व्यापक रूप से उपयोग यूज किया जाता है, इसलिए ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा विद्युत लेपन। ठीक है, अब विद्युत लेपन का प्रयोग आप देखे होंगे अनेक वस्तु में, जैसे कार के कुछ भागों में, या स्नान गृह की जो टोटी होती है तो टोटी को जोड़ने में जो वहाँ पे किया जाता है, या गैस बर्नर होते हैं उसमें, या साइकिल का हैंडल आप देखे होंगे, या पहियों का रिम होता है, ये सब क्रोमियम का लेपन इस पर किया जाता है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकला कि जैसे साइकिल का हैंडल हो गया, पहियों का जो रिम हो गया, गैस बर्नर या जो टोटी हो गई, ये सारे चीज में किसका लेपन होता है, क्रोमियम का लेपन होता है। तो किसी धातु का जब लेपन हो जाता है तो उसी को विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, हाँ, बिल्डिंग वगैरह वजह से उस तरह का। ठीक, इस सारी चीज को जैसे देख रहे हैं साइकिल वाला है, ये सारी चीजें दिया गया है। ठीक, आगे देखिए, कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं और कुछ हीन चालक हैं। मतलब सभी के सभी जो द्रव होते हैं विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, कुछ द्रव जो होते हैं विद्युत के सुचालक भी होते हैं और कुछ हीन चालक हो। जैसे हम लोग देखे कि नमक आसुत जो जल था उसमें नमक जब मिलाया गया तो विद्युत का सुचालक हो गया, आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, तो वहां क्या होगा, विद्युत का सुचालक है, और जहां पे नहीं प्रवाहित होती वो क्या हो जाता, बैड कंडक्टर हो जाता, हीन चालक हो जाता। ठीक है, ये सारी चीजों को याद रखिएगा। तो ये द्रव जो होता है, अगर ऐसे स्टेटमेंट आपको दे दे कि द्रव विद्युत के सुचालक ही होते हैं तो गलत हो जाएगा। कुछ सुचालक होते हैं और कुछ सुचालक नहीं भी हो सकते हैं, यानी कुछ चालक होता है। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक तथा लवणों के विलयन होते हैं। यानी जिसमें विद्युत चालन होता है, ऐसे द्रव जिसमें विद्युत का कंडक्शन होता है, कंडेंसन होता है, यानी मुख्य रूप से चालन होता है, वह क्यों होता है, क्योंकि उस द्रव में या तो अम्ल होगा, या तो क्षारक होगा, या तो लवण होगा, इसके विलयन होंगे, तभी अधिकांश द्रव में क्या होता है, विद्युत चालन होता है। यानी अम्ल का विलयन हो, क्षारक का हो या लवण का हो, उसमें विद्युत चालन आसानी से हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है कि किसी चालक द्रव में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अगर रासायनिक अभिक्रिया होने लगे, रिएक्शन होने लगे, केमिकल रिएक्शन होने लगे, तो उसको कहा जाता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। जैसे एक बीकर लिया जाए, एक 2 इलेक्ट्रोड की छड़ें लगी हों और उसमें कोई इसमें द्रव युक्त पदार्थ विलयन भर दिया जाए, और विलयन भरने के बाद से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इसमें रिएक्शन होने लगे, इसमें अभिक्रिया होने लगे, जिसे NaCl बनाया जाता है प्रयोगशाला में, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अम्ल क्षार अभिक्रिया, इसको याद रख लीजिएगा। कौन सी अभिक्रिया है, अम्ल क्षार रिएक्शन अभिक्रिया, तो इससे भी हो सकता है। तो क्या होता है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उसको कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। अभी हम लोगों ने देखा भी, जैसे साइकिल के रिम जो होता है, हैंडल होता है, टोटी होती है, ये सारी चीजों पे जैसे क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ये सभी हम लोगों ने देखा। आगे देखिए, तड़ित क्या होता है, इसको देखिए। तो जब विद्युत के तार ढीले हो जाते हैं तो आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होगी, बहुत तेज तेज से चिंगारी। अच्छा, एक चीज पहले देखिए कि विद्युत के तार ढीले क्यों हो जाते हैं, उसका कारण क्या है। चूंकि एल्युमिनियम के होते हैं, देखे होंगे आप गांव में, विद्युत धारा का ये भी सुचालक है। अब चूंकि जो तार होता है ना, गर्मी के दिनों में क्या होता है, इसमें प्रसार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है गर्मी के दिन में, तो इसमें क्या होता है, प्रसार होता है। और वही ठंडी के दिनों में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, या थोड़ा सा टाइट हो जाता है, यानी प्रसार क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। ठीक, इस चीज को आप जानते ही होंगे। तो जब ज्यादा इसमें मुख्य रूप से आप देखते होंगे ये ढीले हो जाते हैं, तो जब ये टकराते हैं या हवा के माध्यम से हिलते हैं तो विद्युत के खंभों पर क्या होता है, चिंगारियां उतरती है। चिंगारियों को देखे होंगे आप, या 2 तारें जब आपस में अचानक जब लड़ती हैं तो देखते होंगे वहां से चिंगारियां निकलती हैं। ठीक है, यही परिघटना उस समय
बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलने डुलने लगे, जैसे मैंने बताया, या आपने 7 सर्किट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होगी। तो तड़ित भी क्या है, एक प्रकार का विशाल स्तर का विद्युत चिंगारी ही है। तो तड़ित भी उसी तरह का क्या है, एक प्रकार का चिंगारी है। ठीक, वैसे ही देखा जाए प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे लोग, तो वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर मुख्य रूप से देखा जाए तो भगवान के क्रोध का कारण, ये सारी चीजें ये सारे लोग मतलब समझते थे। जबकि बादलों के आवेश एकत्रित जब हो जाते हैं तो तड़ित पैदा होता है। जैसे जियोग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि जब आवेशित हो जाते हैं बादल और उसी में हवा जब चलती है तो टकराते हैं तो आवेश होता है, घर्षण होता है, तो उसमें बिजली कड़कती है, ये सारी चीजें होती है। ये सब जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो या परंतु इन घातक चिंगारियों से बचाव के लिए सावधानियां भी बरतनी चाहिए। अब कौन कौन सा मुख्य रूप से देखा जाए तो रगड़ द्वारा आवेशन भी आप देखे होंगे। रगड़ने से, जैसे दो पिछले हथेलियों को आप ले, अब बार बार एक दूसरे से संपर्क करके घर्षण करें तो क्या होगा, यह आवेशित होगा। आवेशित होगा तो उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ अगर आप रगड़ते हैं तो विद्युत आवेश मतलब अर्जित कर लेता है। और जब अर्जित करता है, ठीक उसी प्रकार देखे होंगे प्लास्टिक की कंघी, जैसे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्लास्टिक की जो कंघी है उसको अपने बालों में रगड़िए और रगड़ने के बाद से एक छोटे छोटे टुकड़े रख लीजिए कागज के, और उसको आप क्या कीजिए, स्पर्श कराइए। वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। क्यों? क्योंकि आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है, और इन वस्तुओं को क्या कहते हैं, आवेशित वस्तु कहते हैं, जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो आवेशित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आवेश के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया, कौन कौन प्रकार है आवेशों का और इसकी कौन कौन सी क्रिया है, इसको देखिए। तो मान्यता के अनुसार अगर देखा जाए तो रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी रेशम से अगर रगड़ा जाए कांच की छड़ को और उसमें से जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, यानी धन आवेश कहा जाएगा। अन्य प्रकार के जो आवेश होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऋण आवेश कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, ऋण आवेश। तो इसको भी याद रखिएगा। जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होने लगता है, ठीक। जैसे कंघी वाला मैंने एग्जांपल दिया, ठीक उसी तरह का। अब देखिए आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, ये हम बताए थे उस समय भी। हीट का ट्रांसफर जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी, जैसे लोहे का छड़ लीजिए और लोहे के छड़ में चूंकि वो विद्युत का चालक होना चाहिए, उष्मा का संचालक होना चाहिए, चालक होना चाहिए, अच्छा चालक होना चाहिए, तब होगा ऐसा प्रक्रिया। उस छड़ को अगर आप ले रहे हैं और एक सिरा उसको हीट की तरफ रखे हैं, आग की तरफ, टेम्परेचर ज्यादा है, और दूसरा सिरा आप पकड़े हैं, कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि आज दूसरा सिरा भी क्या होगा, आसानी से गर्म हो जाएगा। दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, आपकी हथेली जो है जलने लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस कारण से होता है? इसलिए कि यह जो आवेशित हो रहा है, गर्म हो रहा है उष्मा, यह किधर जाएगा, तो गर्म से ठंडक की ओर जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे आवेश जो हो रहा है तो ये पॉजिटिव है तो किधर जाएगा, निगेटिव की ओर जाएगा, ठीक। वैसे ही प्रक्रिया इसमें होती है, ठीक। तो आवेश का स्थानांतरण देखेंगे। एल्युमिनियम की पन्नी की जो पट्टियां हैं पेपर स्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल के आवेशित प्राप्त करती हैं, ठीक है। और समान आवेशित वाली पट्टियों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक। ये सारी चीजें मैंने बताया, वो सारी चीजें होती हैं। तो यह क्या कहा जाता है, इसको विद्युत दर्शी कहा जाता है, ठीक। इस युक्ति को, इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, विद्युत दर्शी कहा जाता है। इसमें आवेशों का स्थानांतरण होता है, ठीक। वैसे ही अगर आगे देखें, कोई आवेशित वस्तु से आवेश को अगर पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है भूसंपर्कर्षण, ये याद रखिएगा। यानी किसी आवेशित वस्तु से उसके आवेश को पृथ्वी में भेजा जाए तो वह जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है भूसंपर्कर्षण। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भूसंपर्करण, ये कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भूसंपर्करण की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो भूसंपर्करण की व्यवस्था किससे, विद्युत आवेश से भी बचाया जा सकता है, जो उसके मुख्य रूप से जो आघात होता है उससे भी बचाया जाता है, ठीक। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखिए, विद्युत विसर्जन क्या होता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जब मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसको ही कहा जाता है विद्युत विसर्जन। यानी विद्युत विसर्जन क्या होता है, जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आवेश होते हैं जब मिलते हैं, जब धनावेशित कण और ऋणावेशित कण जब आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद जो चमकीली धारियां और ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसको क्या कहा जाता है, विद्युत विसर्जन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विद्युत विसर्जन कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। आगे देखिएगा, तड़ित सुरक्षा।
तड़ित सुरक्षा क्या होता है? तड़ित और जो झंझा आता है जैसे बिजली का कड़कना, ये सारी चीजें, ये गरज वाले जो तूफान होते हैं, बादल जो है गरजते हैं, ये सारी चीजें, तो समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी देना जैसे होता है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना चाहिए। ये सारी चीजें बचाव के कारण है, ठीक, ये सारी चीजें हैं, ये आपको पता है। और अगर तड़ित झंझा आ रहा है, जैसे बिजली चमक रही है, सारी चीजें हो रही है, तो उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर या निर्माण कार्य हेतु जो मशीनें हैं या खुली कार है, वह सुरक्षित नहीं होती इस समय जो बिजली गिरती है, उस सारी चीजें में। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्क या ऊंचे स्थान तड़ित हमारी सुरक्षा भी नहीं करते, ठीक है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से यह भी अच्छा नहीं होता है। तो घर के भीतर जो तड़ित टेलीफोन के जो तार होते हैं या विद्युत तार होता है या धातु के पाइप पर आघात, ये सारी चीजों पे आघात कर सकता है जो बिजली गिरती है, तड़ित जो होता है। तड़ित झंझा के समय इन्हें छूना नहीं चाहिए। जो भी ये सारी चीज विद्युत के तारें होती हैं, टेलीफोन के जो तार होती हैं, ये सबको नहीं छूना चाहिए। मोबाइल फोन या बिना डोरी वाले जो फोन का उपयोग जो है वो भी सुरक्षित है, ठीक है। मोबाइल फोन को भी इस्तेमाल उस समय नहीं करना चाहिए, ठीक है। परंतु यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तारयुक्त फोन से आपकी बात सुन रहा हो, ठीक, क्योंकि उसको भी ऐसा चीजें हो सकती है, ठीक। आगे देखिए, तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक एक ऐसे मैकेनिज्म है, एक ऐसा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है, यानी बिजली के प्रभाव से बचाने के किया जाता है। जो बादल से बिजली गिरता है उससे किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की अगर धातु की छड़ें स्थापित कर दी जाती है, जितना, जैसे मान लीजिए कि भवन की लंबाई 10 मीटर है, उससे अधिक ऊंचाई की अगर धातु की छड़ें स्थापित उसमें कर दी जाती है, तो इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है, दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है, तो उसमें तड़ित चालक से उसको बचाया जा सकता है। जैसे पहले पुराने जमाने में जो देखे होंगे घर बनते थे, उसमें घरों पे कुछ ऐसा होता था आकृति, और नीचे तक छड़ें होती थी जाती थी, और कुछ ऐसा आकृति ऊपर रहता था जिसके चलते बचाव होता था। या घरों में आप देखे होंगे वैसा होता था, जो ध्वजा होता था उसको रखा जाता था, वैसा इसलिए कि नीचे से उसका सोर्स है और उस पर तड़ित झंझा का प्रभाव न पड़े, ठीक है, इसलिए, ठीक है। और बाकी चीज जो है भूकंप है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए हम लोग आज का जो क्लास है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगला जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट डे से देखते हैं, ठीक। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एनसीईआरटी से बहुत सारे तथ्य पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपको देखे भी होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।